विपक्ष का ये भी कहना है कि आप इंडी अलायंस को कमजोर करने के नाते उनको ले आए, ना कि आरजेडी या बिहार में सरकार बनाने के लिए। अब देखिए, इंडी अलायंस तो पहले दिन से ही कमजोर है। कारण उनका साफ है कि वो केवल मोदी हटाना चाहते हैं। उनका एक सिंगल पॉइंट एजेंडा है, मोदी हटाओ। प्रधानमंत्री जी ने कहा ये घमंडिया गठबंधन है। घमंडिया इसलिए है कि सबके अपने ईगो इतने हैं, घमंड इतना है कि पहले का चुनाव होता था कि राम मंदिर के नाम पे करते थे, अब राम मंदिर का निर्माण हो गया, अब ज्ञानवापी का छोटा सा फैसला आ गया, अब ज्ञानवापी के नाम पे चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन मुझे लगता है जो लोग भी इस तरह का विश्लेषण करते हैं उनकी राजनीतिक सूझबूझ पर सवाल खड़े करने चाहिए। ओवैसी जी लोकसभा में कह रहे थे कि हमारे मुस्लिम भाइयों की जितनी भी मस्जिदें हैं जो हमारे आराध्य हैं, उन सब मस्जिदों को ये एक एक करके ले रहे हैं। देखिए, असदुद्दीन ओवैसी केवल भड़काने के लिए जाने जाते हैं, कुख्यात है इस बात के लिए कि कैसे भावनाओं को भड़काया जा सकता है। इस देश में 3 लाख से ज्यादा मस्जिदें हैं। आज असदुद्दीन ओवैसी सरीखे तमाम जो कट्टरपंथी तत्व हैं, क्या उनका आज विश्वास नहीं रह गया है? क्या भारत के संविधान में उनका विश्वास नहीं रह गया है कि वो सारे स्थान, जिन स्थानों पर मुगलिया आक्रांताओं ने या ब्रिटिश आक्रांताओं ने हिंदुओं के तोड़े हैं, उनको हिंदुओं को वापस मिलना चाहिए, जो ऐतिहासिक सच्चाई है, दस्तावेजी सच्चाई है। राम मंदिर के साथ एक और फैसला आया था मस्जिद निर्माण के लिए भी। राम मंदिर तो बन गया बहुत तेजी में, मस्जिद अभी तक पीछे रहेगी, क्या कारण? ये तो सुन्नी वक्फ बोर्ड को तय करना है। मस्जिद बनाने का काम तो सुन्नी वक्फ बोर्ड को करना होगा ना। AIMIM के प्रमुख हैं ओवैसी जी। जब उनसे पूछा जाता है कि अयोध्या में मंदिर निर्माण हो गया, अब मस्जिद निर्माण के लिए क्या किया जाए या आपका क्या विचार है, तो कहते हैं कि मुस्लिम स्कूल ऑफ थॉट्स इस प्रकार की किसी भी मस्जिद के लिए मस्जिद नहीं मानती है। देखिए, मस्जिद को लेकर के इस्लाम में बहुत स्पष्ट तौर पर है। वैसे मैं तो कोई इस्लामिक जानकार नहीं हूं, लेकिन जितना मैंने पढ़ा, सुना, देखा, जाना, समझा है, उसके आधार पर कोई भी ऐसी जमीन जो जज्ब न की गई हो, जिसको वक्फ बोर्ड ने अधिग्रहित न किया हो पर्याप्त मूल्य दे करके, बिना मतलब जिसका निजी मालिकाना हक न हो, उस पर ही मस्जिद तामीर की जा सकती है। तो इस प्रकार से इसके पहले जो बाबर ने बनाया वो भी तो नहीं, इसलिए हम उसको मस्जिद नहीं मानते। हम हमेशा कहते हैं कि ये विवादित ढांचे हैं, ये विवादित ढांचे, हम इसीलिए बार बार ये कहते हैं। मुस्लिम 2024 के चुनाव में भाजपा के साथ दिख रहे हैं। हाँ बिल्कुल, मैं इस बात के साथ आज बहुत आश्वस्त होकर के कह पा रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास केवल नारा नहीं दिया है, बल्कि इसको जमीन पर आज उतार करके दिखाया है। दिल्ली से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, वो कह रहे हैं लगातार उनको 5वीं बार ईडी का समन भेजा गया शराब घोटाले में, अभी तक वो एक भी बार ईडी के सामने नहीं गए। अब वो कह रहे हैं कि ईडी मुझे क्वेश्चन दे दे, मैं जवाब दे दूंगा। और इसके पहले वो कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी की साजिश है जिसके नाते ये ईडी का समन आ रहा है। ये ईडी का समन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि ईडी के समन में और ईडी के पूछताछ में फंस जाऊं, मैं जेल चला जाऊं, ताकि 2024 के चुनाव में मैं प्रचार प्रसार न कर सकूं और इनका सामना किसी मजबूत विपक्ष से ना हो पाए। देखिए, अरविंद केजरीवाल का उदय भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़े आंदोलन के साथ हुआ था, और आज भारतीय राजनीति में छल प्रपंच का, षड्यंत्र का, भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा पर्याय अरविंद केजरीवाल बन गए। इतने कम समय में अरविंद केजरीवाल का ऐसे नैतिक पतन हो जाएगा, इस बात की किसी को कल्पना नहीं। अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचार के सारे मापदंड तोड़ दिए हैं। CA NRC कब तक लागू हो रहा है, चुनाव के पहले या चुनाव के बाद? देखिए, सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट जो है वो एक नागरिकता संशोधन कानून, ये देश की महती आवश्यकता है। देश में एक घुसपैठ की समस्या, देश में अवैध प्रवासियों की समस्या, ये देश की आंतरिक सुरक्षा को से जुड़ा हुआ सीधा एक मसला है कि देश में एक ऐसी सरकार है जो किसी भी राष्ट्रीय मसले पर किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं करेगी। बीजेपी की लोकसभा में कोई चुनौती महसूस हो रही, क्योंकि नीतीश जी भी अब बीजेपी के साथ आ गए और अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर भी खतरे की घंटी मड़रा रही है। अब इंडिया अलायंस जहां तक है कि टूटा मोटा दिख ही रहा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास आज ये सौभाग्य है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकप्रियता के मापदंडों में सबसे नंबर 1 पर ऐसे नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आज भारतीय जनता पार्टी के पास एक एसेट के रूप में, संपत्ति के रूप में। नमस्कार, आज हमारे साथ बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी जी हैं। नमस्कार। अभी जल्दी ही में बिहार से नीतीश कुमार जी को आप सभी ने जोड़ लिया अपने साथ, और आरजेडी के तेजस्वी जी कह रहे हैं कि ये तो अभी केवल झांकी है, अभी मुख्यमंत्री इन लोगों ने बना लिया है, लेकिन अभी कुछ हम बड़ा करने वाले हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा जोड़ने की राजनीति करती है, सबको साथ लेकर के चला जाए। नीतीश कुमार जी हमारे बहुत पुराने अलायंस पार्टनर रहे हैं, बहुत लंबे समय से, समता पार्टी के समय से ही नीतीश कुमार जी हमारे साथ रहे, वैचारिक आधार पर हमारे साथ जुड़े रहे। किन्हीं कारणों से कुछ समय के लिए वो भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन छोड़ करके चले गए थे, और मुझे लगता है सुबह का भूला शाम को लौट आए, तो उसे भूला नहीं कहते हैं। आरजेडी उनका स्वाभाविक पार्टनर नहीं रहा है।
इसलिए आरजेडी के साथ उनका लंबे समय तक रह पाना, इसको लेकर के राजनीतिक भविष्यवाणी राजनीतिक विश्लेषक पहले भी करते रहे कि लंबे समय तक उनका टिक पाना मुश्किल है। भारतीय जनता पार्टी ही उनके लिए सबसे बेहद भरोसेमंद साथी हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी ने जिन जिन राजनीतिक दलों के साथ गठबंधन किया है, हमेशा लंबे समय तक हम लेकर के चलने वाले हैं। हम बड़े मन के साथ गठबंधन चलाने के पक्षधर रहते हैं। हम केवल छोटे छोटे गोल लक्ष्य लग करके नहीं, बल्कि देश की बेहतरी के लिए, समाज की बेहतरी के लिए क्या आवश्यक है, इन बातों को ध्यान में रख करके गठबंधन करते हैं। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन लंबे समय तक चलता है। किन्हीं कारणों से वो गए थे दूर, वापस लौट आए हैं, ये हमारे लिए प्रसन्नता की विपक्ष बात का है। ये भी कहना है कि आप इंडी अलायंस को कमजोर करने के नाते उनको ले आए, ना कि आरजेडी या बिहार में सरकार बनाने के लिए। अब देखिए, इंडी अलायंस तो पहले दिन से ही कमजोर है। कारण उनका साफ है कि वो केवल मोदी हटाना चाहते हैं। उनका एक सिंगल पॉइंट एजेंडा है, मोदी हटाओ। वो मोदी क्यों हटाना चाहते हैं? कैसे परिवार की संपत्तियों को बचाया जा सके, कैसे अपने आने वाली संतति जो पीढ़ी है उसका राजनीतिक भविष्य सुधारा जा सके। उनके लिए देश समाज की कोई चिंता नहीं है, वैचारिक अधिष्ठान नहीं है। अगर वैचारिक साम्यता होती तो ये गठबंधन स्वाभाविक गठबंधन होता। ममता बनर्जी इसी कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके विदेशी मूल के मुद्दे पर बाहर गई, अपनी उन्होंने पार्टी बनाई। अब टीएमसी के साथ उनका गठबंधन स्वाभाविक नहीं है, वो नहीं हो सकता है। आरजेडी, जेडीयू, ये पार्टियां कांग्रेस के विरोध में खड़ी हुई थी, बावजूद इसके वो इनके साथ गठबंधन करने की कोशिश कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी कांग्रेस के विरोध में खड़ी हुई, लंबे समय तक कांग्रेस के खिलाफ उसका एक दोनों के बीच में खराब संबंध रहे हैं। तो जिन पार्टियों से गठबंधन करने का प्रयास कर रहे हैं, उन पार्टियों के साथ उनकी वैचारिक साम्यता नहीं है। तो हम लोग इसलिए बार बार कहते थे ये घमंडिया गठबंधन है। प्रधानमंत्री जी ने कहा ये घमंडिया गठबंधन है। घमंडिया इसलिए है क्योंकि सबके अपने ईगो इतने हैं, घमंड इतना है। ममता जी सीट देने को तैयार नहीं है बंगाल में कि हम कांग्रेस को एक भी सीट देने को तैयार नहीं है। यही हालत है उत्तर प्रदेश में। समाजवादी पार्टी एक तरफा उनके लिए तय कर दे रही है कि आप इतनी सीटों पर चुनाव लड़िए। आज भगवंत मान ने मना कर दिया है कि हम पंजाब में इनको सीटें देने के लिए तैयार नहीं है। सबके अपने अपने ईगो, अपने अपने घमंड, और इन घमंड के साथ एक घमंडिया गठबंधन कभी भी नहीं टिक सकता। इस बात को भारतीय जनता पार्टी पहले भी कह रही थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में लोग कह रहे हैं कि पहले का चुनाव होता था कि राम मंदिर के नाम पे करते थे, अब राम मंदिर का निर्माण हो गया, अब ज्ञानवापी का छोटा सा फैसला आ गया, अब ज्ञानवापी के नाम पे चुनाव लड़ा जाएगा। देखिए, मुझे लगता है जो लोग भी इस तरह का विश्लेषण करते हैं उनकी राजनीतिक सूझबूझ पर सवाल खड़े करने चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने अपने सांस्कृतिक अधिष्ठान के रूप में अपने दृष्टिपत्र का, अपने संकल्प पत्र का, मैनिफेस्टो का हिस्सा बनाया है। चुनाव कभी भी मंदिर मस्जिद के नाम पर नहीं लड़े जा सकते हैं, लेकिन देश की आकांक्षा है, बहुसंख्यक समाज चाहता था कि अपने आराध्य, अपने इष्ट को ये उसको पूजा करने का अधिकार मिले, उनको भव्य मंदिर में रहने का अधिकार मिले। हम बहुसंख्यकों की इस भावना को दरकिनार नहीं कर सकते हैं। हम मजहबी तुष्टीकरण के पक्ष के कारण हम बहुसंख्यकों को उपेक्षा नहीं कर सकते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने उस मुद्दे को हमेशा साथ रखा था। लेकिन चुनाव किसी एक मुद्दे के आधार पर नहीं होता है। चुनाव आपके सर्वांगीण सारे जितने मुद्दे आपने उठाए हैं उन मुद्दों पर क्या डिलीवर किया है इसके आधार पर। लेकिन ये हम लोगों को संतोष के साथ कह सकते हैं कि राम मंदिर पर जो भारतीय जनता पार्टी ने कहा था वो करके दिखाया है। हमने कहा था रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, और ये सवाल पूछते थे तारीख नहीं बताएंगे। हमने तारीख भी बाकायदा घोषित की। प्रभु राम के मंदिर में जितने प्रकार की बाधाएं थी उसको दूर करने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया, और आज उसका सुफल है कि जो पीढ़ियां बीत गई, लाखों बलिदान हुए, उन बलिदानों के बाद आज दिव्य भव्य राम का मंदिर बना है। जिन मसलों को लेकर के भी विवाद है उसका न्यायिक समाधान हो, हम हमेशा इस बात के पक्षधर रहते हैं। लोगों को अपना अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि वो अपनी बात को, अपनी याचना को लेकर के कोर्ट में जा सकते हैं। साक्ष्य और दलीलों के आधार पर जो भी फैसला आएगा उसको लागू कराना ये सरकार की प्राथमिकता है। हमें मानते हैं कि सम्मान सभी का, तुष्टीकरण किसी का नहीं। ओवैसी जी लोकसभा में कह रहे थे कि हमारे मुस्लिम भाइयों की जितनी भी मस्जिदें हैं जो हमारे आराध्य हैं, उन सब मस्जिदों को ये एक एक करके ले रहे हैं। देखिए, असदुद्दीन ओवैसी केवल भड़काने के लिए जाने जाते हैं, कुख्यात है इस बात के लिए कि कैसे भावनाओं को भड़काया जा सकता है। इस देश में 3 लाख से ज्यादा मस्जिदें हैं। बांग्लादेश में इतनी मस्जिदें नहीं है, पाकिस्तान में इतनी मस्जिदें नहीं है, अफगानिस्तान में इतनी मस्जिदें नहीं है। किसी भी इस्लामिक मुल्क से ज्यादा मस्जिदें भारत में है। दुनिया की 7वीं बड़ी मस्जिद लखनऊ में है। मस्जिदों को लेकर के कोई सवाल नहीं है। रोज नई मस्जिदें बन रही हैं, मस्जिदों को लेकर सवाल नहीं है। लेकिन अगर कहीं किसी के पूजा स्थल को, जहां पर वैशिष्ट्य रहा है, उसको अगर तोड़ करके कहीं बनाया गया है और कोई अगर अपनी याचना कोर्ट में लेकर के जा रहा है, लंबे ट्रायल के बाद, सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के बाद, सारी दलीलों के बाद अगर फैसला हो रहा है तो इस फैसले को स्वीकार करना चाहिए। क्या देश की स्वतंत्र न्यायपालिका में आज असदुद्दीन ओवैसी सरीखे तमाम जो कट्टरपंथी तत्व हैं, क्या उनका आज विश्वास नहीं रह गया है? क्या भारत के संविधान में उनका विश्वास नहीं रह गया है? वो न्यायपालिका के फैसलों को स्वीकार क्यों नहीं करना चाहते हैं? न्यायपालिका के फैसले में तो पर्याप्त सुनवाई का अवसर दिया गया है ना। ऐसा तो है नहीं कि एक तरफा फैसले हुए हैं, साक्ष्यों की बुनियाद पर हुए हैं। लंबे समय तक प्रतीक्षा हुई है, महीनों, सैकड़ों वर्षों, महीनों वर्षों तक जो है इसकी प्रतीक्षा हुई है। सैकड़ों वर्षों तक का संघर्ष हुआ है।
इन संघर्षों के बाद अगर कोई परिणाम आ रहा है तो इस परिणाम को स्वीकार करना चाहिए। बेहतर तो यह होता कि असदुद्दीन ओवैसी इस बात के लिए प्रोत्साहित करते कि वो सारे स्थान जिन स्थानों पर मुगलिया आक्रांताओं ने या ब्रिटिश आक्रांताओं ने हिंदुओं के तोड़े हैं उनको हिंदुओं को वापस मिलना चाहिए। जो ऐतिहासिक सच्चाई है, दस्तावेजी सच्चाई है, उससे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता है। और कब तक मुंह मोड़ेंगे, कब तक सच छुपाने की कोशिश करेंगे? सत्यमेव जयते, सत्य तो एक दिन उद्घाटित होकर के ही रहेगा। राम मंदिर के साथ एक और फैसला आया था मस्जिद निर्माण के लिए भी। राम मंदिर तो बन गया बहुत तेजी में, मस्जिद अभी तक पीछे रहेगी, क्या कारण ये है? तो सुन्नी वक्फ बोर्ड को तय करना है। मस्जिद बनाने का काम तो सुन्नी वक्फ बोर्ड को करना होगा ना। मस्जिद के लिए जो जमीन आवंटन के लिए दायित्व राज्य सरकार को सौंपा गया था, वो धुन्नीपुर में हमने जमीन आवंटित करने का काम कर दिया। राज्य सरकार का दायित्व था, राज्य सरकार ने दायित्व पूरा किया। राज्य सरकार को दायित्व दिया गया था कि वो राम मंदिर के निर्माण के लिए ट्रस्ट का गठन करे, हमने ट्रस्ट का गठन किया। केंद्र सरकार के सहयोग के साथ में जो सुप्रीम कोर्ट का मार्गदर्शन था, हमने उसको पूरा करने का काम किया। ट्रस्ट ने लोगों से सहयोग लिया, सहयोग लेकर के एक मंदिर बनाने का काम किया। ये सुन्नी वक्फ बोर्ड का काम है कि सुन्नी वक्फ बोर्ड अपने मुल्ला मौलवियों से सहयोग लेकर के मस्जिद निर्माण का काम करे। उसमें सरकार से किसी प्रकार की मदद की उनको आवश्यकता होगी तो सरकार पीछे नहीं हट रही है। सरकार तो सबका साथ सबका विकास कह रही है, लेकिन सुन्नी वक्फ बोर्ड को तय करना है कि वो वहां पर मस्जिद बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, और बनाएंगे तो कब बनाएंगे, कैसी बनाएंगे। AIMIM के प्रमुख हैं ओवैसी जी। जब उनसे पूछा जाता है कि अयोध्या में मंदिर निर्माण हो गया, अब मस्जिद निर्माण के लिए क्या किया जाए या आपका क्या विचार है, तो कहते हैं कि मुस्लिम स्कूल ऑफ थॉट्स इस प्रकार की किसी भी मस्जिद के लिए मस्जिद नहीं मानती है। देखिए, मस्जिद को लेकर के इस्लाम में बहुत स्पष्ट तौर पर है। वैसे मैं तो कोई इस्लामिक जानकार नहीं हूं, लेकिन जितना मैंने पढ़ा, सुना, देखा, जाना, समझा है, उसके आधार पर कोई भी ऐसी जमीन जो जज्ब न की गई हो, जिसको वक्फ बोर्ड ने अधिग्रहित न किया हो पर्याप्त मूल्य दे करके, बिना मतलब जिसका निजी मालिकाना हक न हो, उस पर ही मस्जिद तामीर की जा सकती है। कोई भी ऐसा स्थान जिसको लेकर के विवाद हो या कोई ऐसा स्थान जो उनका अपना ना हो, उस पर मस्जिद तामीर नहीं की जा सकती है। तो अब ये बात इस्लामिक जानकार आपस में मिलकर के तय करें कि तो उनको इस प्रकार से इसके पहले जो बाबर ने बनाया वो भी तो नहीं, इसलिए हम उसको मस्जिद नहीं मानते। हम हमेशा कहते हैं कि ये विवादित ढांचे हैं, ये विवादित ढांचे। हम इसीलिए बार बार ये कहते हैं कि मस्जिद हो ही नहीं सकती, इस्लामिक मान्यताओं के आधार पर मस्जिद नहीं हो सकती है। कोई भी ऐसी भूमि जो विवादित हो, जिसको लेकर के मल्टीपल क्लेम हो, जिसकी कीमत अदा न की गई हो, वो मस्जिद वहां पर नहीं बन सकती है। ये इस्लामिक रूल्स कहते हैं, इस्लामिक कानून कहते हैं, इस्लामिक मान्यताएं कहती हैं। बावजूद इसके अगर जो लोग जिद पूर्वक वहां पर, ये मस्जिद नहीं है, महाजिद का मामला होता है, ये जिद पूर्वक उसको कहते हैं। वास्तविकता में तो ये विवादित ढांचे हैं। मैंने बाकी कहा 3 लाख मस्जिदें हैं, इन 3 लाख मस्जिदों को लेकर के कोई आपत्ति नहीं है। जो मस्जिदें विधि पूर्वक तरीके से बनाई गई होंगी उनको लेकर के कोई सवाल नहीं है। मुस्लिम 2024 के चुनाव में भाजपा के साथ दिख रहे हैं। हाँ बिल्कुल, मैं इस बात के साथ आज बहुत आश्वस्त होकर के कह पा रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास केवल नारा नहीं दिया है, बल्कि इसको जमीन पर आज उतार करके दिखाया है। ये मंत्र तंत्र में लागू होता हुआ दिखाई दिया है। आज प्रधानमंत्री आवास में 27% से ज्यादा हिस्सेदारी मुसलमानों की है, अपनी आबादी के अनुपात से ज्यादा। भारतीय जनता पार्टी ने आज सबको लाभार्थी बनाने का काम किया है, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी पक्षपात के। और इसीलिए आज कट्टरपंथी बहुत है हैरान, परेशान कि देश में बदल रहा है मुसलमान। आज लाभार्थी बनकर के कह रहा है शुक्रिया मोदी भाईजान। इसलिए कट्टरपंथी परेशान है, इसलिए विपक्षी परेशान है कि बहुत लंबे समय तक जो प्रोपेगेंडा पॉलिटिक्स किया था ना, वो धूल धूसरित हो गई है, तार तार हो गई है। नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में आज मुस्लिम महिलाएं हैं या मुस्लिम पुरुष हैं, वो प्रोग्रेसिव थॉट के आधार पर आज भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं, केंद्र सरकार की नीतियों को पसंद कर रहे हैं, क्योंकि सबको अपने बच्चों की शिक्षा, अपने अपने व्यवसाय, अपना रोजगार, इन सबकी चिंता है। और ये देने का काम भारतीय जनता पार्टी सबसे बेहतर ढंग से कर रही है। आज कहीं दंगे नहीं हो रहे, कर्फ्यू नहीं लग रहा है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस लगातार बढ़ रहा है। तो सबको कल कारखाने चलेंगे, व्यवसाय मिलेगा, बिजली मिलेगी, घर मिलेगा, सुरक्षा मिलेगी, तो क्यों नहीं मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगा। मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ सारे समाज, सभी वर्ग, सभी आयु के, सभी क्षेत्र के, हर महिला पुरुष, सब आज भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ने का काम कर रहे हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। दिल्ली से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, वो कह रहे हैं लगातार उनको 5वीं बार ईडी का समन भेजा गया शराब घोटाले में, अभी तक वो एक भी बार ईडी के सामने नहीं गए। अब वो कह रहे हैं कि ईडी मुझे क्वेश्चन दे दे, मैं जवाब दे दूंगा। और इसके पहले वो कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी की साजिश है, जिसके नाते ये ईडी का समन आ रहा है। ये ईडी का समन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि ईडी के समन में और ईडी के पूछताछ में फंस जाऊं, मैं जेल चला जाऊं, ताकि 2024 के चुनाव में मैं प्रचार प्रसार न कर सकूं और इनका
सामना किसी मजबूत विपक्ष से ना हो पाए। देखिए, अरविंद केजरीवाल का उदय भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़े आंदोलन के साथ हुआ था और आज भारतीय राजनीति में छल प्रपंच का, षड्यंत्र का, भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा पर्याय अरविंद केजरीवाल बन गए। इतने कम समय में अरविंद केजरीवाल का ऐसे नैतिक पतन हो जाएगा, इस बात की किसी को कल्पना नहीं थी। अरविंद केजरीवाल पर जिन लोगों ने भरोसा दे करके उनको दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया, उनको इतना बड़ा समर्थन दिया, आज वो सब लोग बहुत निराश हैं कि कैसे शराब के घोटाले में कोई क्षेत्र नहीं छोड़ा है। आज चाहे मोहल्ला क्लिनिक हो, इससे लेकर के हर विभाग में, शिक्षा के विभाग में बड़े घोटाले आज अरविंद केजरीवाल की सरकार ने किए और केजरीवाल इन भ्रष्टाचार के दाग से बच नहीं सकते हैं। और केजरीवाल जब कहा करते थे कि मेरे किसी व्यक्ति पर आरोप लगेगा तो उसका पहले इस्तीफा हो जाना चाहिए, उसका इंटरोगेशन होना चाहिए, उसको ट्रायल फेस करना चाहिए। लेकिन आज वो इंटरोगेशन में सहयोग क्यों नहीं करना चाहते? आज वो ट्रायल फेस करना क्यों नहीं चाहते? आज वो न्यायिक कार्रवाइयों का सम्मान क्यों नहीं करना चाहते? वो आज क्यों इस बार मामले में अपने आप को राजनीतिक शिकार बताने का प्रयास कर रहे हैं? आज वो वही काम कर रहे हैं जिन कामों के लिए वो लोगों की आलोचना करते थे। वो लालू प्रसाद यादव की, सोनिया गांधी की, शरद पवार की, तमाम लोगों की आलोचना करते थे और आज उनसे भी ज्यादा भ्रष्टाचार में मामले में मैं इस बात को कह सकता हूं कि मोस्ट करप्ट पॉलिटिकल आज लीडर कोई है तो वो अरविंद केजरीवाल है। अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचार के सारे मापदंड तोड़ दिए हैं। सीए एनआरसी कब तक लागू हो रहा है, चुनाव के पहले या चुनाव के बाद? देखिए, सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट जो है वो एक नागरिकता संशोधन कानून, ये देश की महती आवश्यकता है। देश में एक घुसपैठ की समस्या, देश में अवैध प्रवासियों की समस्या, ये देश की आंतरिक सुरक्षा को से जुड़ा हुआ सीधा एक मसला है जो भारत की सीमाओं को भी खतरे में डालने का काम करता है। इसलिए हम इस बात को बिल्कुल महसूस करते हैं कि डेमोग्राफी चेंज करने के लिए जो षड्यंत्र पूर्वक प्रयास किए गए हैं, ऐसे प्रयासों को निष्फल करने के लिए यही एक तरीका है कि हम सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट लेकर के आए, हम एनआरसी लेकर के आए, एक नेशनल रजिस्टर बनावे और ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनको डिपोर्ट करें, उनको डिलीट करें, ऐसे लोगों को हम डिटेक्ट करें। यह आवश्यक है और इस आवश्यकता को कब पूरा करेंगे, कैसे पूरा करेंगे, इसका एक समयबद्ध तरीके से योजना बनेगी क्योंकि एक बहुत बड़ा अभियान होगा। हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि देश में एक ऐसी सरकार है जो किसी भी राष्ट्रीय मसले पर किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं करेगी। बीजेपी की लोकसभा में कोई चुनौती महसूस हो रही, क्योंकि नीतीश जी भी अब बीजेपी के साथ आ गए और अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर भी खतरे की घंटी मंडरा रही है। अब इंडिया अलायंस जहां तक है कि टूटा मोटा दिख ही रहा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास आज ये सौभाग्य है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकप्रियता के मापदंडों में सबसे नंबर 1 पर ऐसे नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आज भारतीय जनता पार्टी के पास एक एसेट के रूप में, संपत्ति के रूप में है। नरेंद्र मोदी जी के प्रति जो लोगों का भरोसा था, आज वो भरोसा आस्था में तब्दील हो रहा है। मोदी जी कहते हैं कि आज लोगों को थाली बजानी है तो लोग अपने घरों से निकल करके थाली बजाते हैं। अगर मोदी जी ये कह देते हैं कि आपको अपने घर में दीपक जलाने हैं तो पूरा देश दीपक की रोशनी से नहा जाता है। मोदी जी जो कहते हैं उसको देश सुनता है, देश मानता है, देश उसको फॉलो करता है, उसको लागू करता है। हम इसलिए पूरे भरोसे के साथ कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी की गारंटी पर लोगों को भरोसा है और मोदी की इस गारंटी के आधार पर, मोदी है तो मुमकिन है, हमें लगता है कि हम तीसरी बार सबसे बड़ी सरकार बनाने जा रहे हैं। अब तक के रिकॉर्ड में मुझे लगता है कि इस देश में जितने चुनाव हुए हैं उनमें सबसे बड़ा बहुमत आज भारतीय जनता पार्टी को 2024 के लोकसभा चुनाव में मिलने जा रहा है। अनुकूलताएं हैं इन बातों को जो विपक्षी दल समझ करके देश के निर्माण में मोदी जी के साथ चलना चाहते हैं, हम उनका हमेशा स्वागत करेंगे। वो अपनी दलीय प्रतिबद्धताओं को छोड़ करके देश को आगे रख करके अगर वो आएंगे तो निश्चित तौर पर उनका स्वागत होगा। भारतीय जनता पार्टी की विजय पताका लहराने में किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। हाँ, जो हमारे साथ बात करने के लिए राकेश त्रिपाठी जी थे, भारतीय जनता पार्टी से प्रदेश प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, नमस्कार, बहुत धन्यवाद।